नमस्कार, लाख टके की बात में आप सभी का बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं नलिनी पांडे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ में मनदीप। लाख टके की बात में आज सबसे पहले बात होगी महेंद्र राजभर और अखिलेश यादव के साथ आने की। इसके बाद आपको बताएंगे जातिगत जनगणना पर क्रेडिट लेने की विपक्षी दलों के नेताओं के बीच कैसे होड़ मची हुई है। साथ ही हमारी बात होगी यूपी में अवैध मदरसों पर जारी प्रशासन के बुलडोजर वाले एक्शन की। और फिर आपको बताएंगे आतंकवाद पर क्या है पाकिस्तान का कबूलनामा और गंगा एक्सप्रेसवे पर फाइटर प्लेन का टच एंड गो कैसा रहा। अब आपको खबरें दिखाते हैं विस्तार से। ओम प्रकाश राजभर के रिश्तेदार और सुहेलदेव सम्मान स्वाभिमान पार्टी के अध्यक्ष महेंद्र राजभर ने अखिलेश यादव से हाथ मिला लिया है। लखनऊ में एसपी ऑफिस पहुंचे महेंद्र राजभर ने अखिलेश यादव को समर्थन दिया है। और इस दौरान अखिलेश यादव ने भरोसा दिया कि एसपी की सरकार बनने के बाद लखनऊ में रिवर फ्रंट पर सुहेलदेव महाराज की प्रतिमा लगाई जाएगी। वहीं अखिलेश यादव ने पीडीए की लड़ाई में महेंद्र राजभर का साथ देने का आभार भी जताया। सुहेलदेव सम्मान स्वाभिमान पार्टी के अध्यक्ष महेंद्र राजभर और उनके कई कार्यकर्ता समाजवादी पार्टी के कार्यालय पहुंचे और अखिलेश यादव को समर्थन दिया है। इस दौरान अखिलेश यादव ने भरोसा दिया कि समाजवादी पार्टी की सरकार बनने के बाद लखनऊ में रिवर फ्रंट पर सुहेलदेव महाराज की प्रतिमा लगाई जाएगी। मैंने इनके समाज के लोगों को आश्वासन दिया है कि समाजवादी सरकार बनेगी तो यही देश का सबसे सुंदर रिवर फ्रंट है। इसी पर महाराजा सुहेलदेव जी की प्रतिमा लगवाने का काम हम समाजवादी लोग करेंगे। अखिलेश यादव ने बीजेपी पर निशाना साधा और कहा कि बीजेपी का ग्राफ गिरता जा रहा है, नफरत की राजनीति कर रहे हैं ताकि उनका वोट बैंक बना रहे। भारतीय जनता पार्टी का लगातार वोट का ग्राफ नीचे जा रहा है, उससे वो घबराए हुए हैं। वो अपने समर्थकों को, कट्टर समर्थकों को एकजुट रखने के लिए कभी मदरसों पे कार्रवाई, कभी माइनॉरिटीज पे कार्रवाई, कभी वक्फ बिल लाना, ये जो नफरत की राजनीति वो अपने वोट को संभालने के लिए कर रहे हैं। अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी जिसमें सुहेलदेव सम्मान स्वाभिमान पार्टी के महेंद्र राजभर और उनके कई कार्यकर्ता पहुंचे। अखिलेश यादव ने पीडीए की लड़ाई में महेंद्र राजभर का साथ देने पर आभार भी जताया। न्यूज़ 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। मोदी सरकार के जातिगत जनगणना पर फैसले के बाद से तमाम विपक्षी दल इसे अपना एजेंडा बता रहे हैं। एसपी, बीएसपी, कांग्रेस सभी का कहना है कि उनके दबाव में केंद्र सरकार ने यह फैसला लिया। वहीं बीजेपी का भी पलटवार लगातार जारी है। मोदी सरकार के जातीय जनगणना करवाने के ऐलान के बाद से अब क्रेडिट लेने की होड़ लग गई है। तमाम विपक्षी नेता क्रेडिट लेने की रेस में शामिल है। एसपी के राष्ट्रीय महासचिव राम गोपाल यादव ने बीजेपी और कांग्रेस पर निशाना साधा। और सबसे पहले जातिगत जनगणना समाजवादियों ने ही उसकी मांग की, चाहे मुलायम सिंह यादव रहे हों, लालू जी रहे हों, रामविलास पासवान रहे हों और शरद यादव रहे हों। कट्टर पार्लियामेंट तो सभा है, पार्लियामेंट का रिकॉर्ड इस बात का गवाह है कि मुलायम सिंह जी ने कब कब और स्वयं अखिलेश ने कब कब जातिगत जनगणना की बात की। बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने जातीय जनगणना को लेकर कांग्रेस और बीजेपी दोनों को घेरा है। मायावती ने आरोप लगाया कि जातीय जनगणना के फैसले के बाद से बीजेपी और कांग्रेस में इसका श्रेय लेने की होड़ मची हुई है। दोनों दल खुद को ओबीसी का हितैषी साबित करने की होड़ में लगे हुए हैं। मायावती ने आरोप लगाया कि दोनों दल बहुजन समाज के विरोधी हैं। उन्होंने कहा कि अगर कांग्रेस और बीजेपी की नीयत और नीति बहुजन समाज के प्रति पाक साफ होती तो ओबीसी समाज देश के विकास में उचित भागीदार बन गया होता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वहीं कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी का कहना है कि राहुल गांधी ने जातीय जनगणना की हमेशा वकालत की है। अहमदाबाद में 9 अप्रैल को हुए अधिवेशन में हमने प्रस्ताव पारित किया था। राहुल गांधी जी, हमारा इंडिया गठबंधन जिसमें अखिलेश यादव जी हैं, इसका बड़ा साफ नजरिया था।
कि हम हर हाल में जाति आधारित जनगणना चाहते हैं। हमने ये कोई छिपाया नहीं। 9 अप्रैल को जो हमारा अधिवेशन हुआ अहमदाबाद में, हमने उसमें भी प्रस्ताव पारित किया। जातिगत जनगणना पर मोदी सरकार के फैसले ने विपक्ष का एक बड़ा मुद्दा छीन लिया है, जिसके बाद अब विपक्ष में इस बात की होड़ लगी है कि इसका क्रेडिट कैसे लिया जाए। न्यूज़ 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। अखिलेश यादव ने जातिगत जनगणना के फैसले का समर्थन करते हुए कहा कि पीडीएफ परिवार और देश की 90% आबादी जाति जनगणना के फैसले से खुश है। उन्होंने कहा, हमारे दबाव में सरकार ने यह फैसला लिया है। केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि जब मौका था और इनकी सरकार थी तब इन लोगों ने जातीय जनगणना के बारे में नहीं सोचा। अब मोदी सरकार ने फैसला लिया है तो विपक्ष में क्रेडिट लेने की होड़ मच गई है। हम सब लोग, पीडीए परिवार के लोग और देश की 90% आबादी इस जनगणना के पक्ष में, जातीय जनगणना के पक्ष में। ये पहला कदम है, ये पहला कदम है। इसके बाद हम सबको अपनी आबादी के हिसाब से हक और सम्मान मिल जाए, यही हमारे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का सपना था, यही हमारे संविधान की प्रस्तावना है। हमें उम्मीद है कि जितना हम लोग आगे बढ़े हैं मिलजुल करके एक साथ पीडीए के साथ खड़े हुए हैं, आने वाले समय में उसमें भी हम लोग कामयाब होंगे। अवसर होने के बाद भी, इनके हाथों में ताकत होने के बाद भी इन्होंने देश के अंदर देश के दबे कुचले समाज की भावनाओं का सम्मान नहीं किया और देश में जाति आधारित जनगणना कराने का फैसला नहीं किया। जब ये कर सकते थे तब ये पीछे हट गए, लेकिन आज जब एनडीए की सरकार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ये फैसला किया तो इन पार्टियों में होड़ लग गई कि कौन इसका श्रेय ले सकता। और पूर्व क्रिकेटर कपिल देव लखनऊ में सीएम योगी से मुलाकात करते नजर आए हैं। सीएम योगी ने जहां खेल जगत में उनके योगदान की सराहना की, वहीं कपिल देव ने योगी सरकार की तारीफ की। कपिल देव ने यूपी पुलिस के खिलाड़ियों को सम्मानित करने के लिए एक कार्यक्रम में भाग लिया और खिलाड़ियों को खेल के प्रति समर्पण के लिए प्रोत्साहित किया। पूर्व क्रिकेटर कपिल देव ने लखनऊ में सीएम योगी से मुलाकात की। सीएम योगी ने कपिल देव का स्वागत करते हुए उनके योगदान की सराहना की। सीएम योगी और कपिल देव के बीच राज्य में खेलों के विकास के मुद्दे पर विचार विमर्श हुआ। वहीं कपिल देव ने यूपी में खेलों को बढ़ावा देने के लिए योगी सरकार की ओर से किए जा रहे प्रयासों की तारीफ की। पूर्व क्रिकेटर कपिल देव यूपी पुलिस हेड ऑफिस पहुंचे और डीजीपी प्रशांत कुमार से मुलाकात की। इंटरनेशनल प्रतियोगिताओं में हिस्सा लेने वाले यूपी पुलिस के खिलाड़ियों को कपिल देव ने सम्मानित किया। इस मौके पर कपिल देव ने यूपी में कानून व्यवस्था की तारीफ की है। बहुत ही अच्छा लगा। अच्छा इसलिए लगा कि यूपी का ऐसा नाम पहले नहीं था। आज मैं नहीं, प्राउडली एवरीबडी कैन से कि लॉ एंड ऑर्डर इन यूपी एक्सीलेंट। वहीं डीजीपी ने कपिल देव से मुलाकात को भावनात्मक पल बताया और कपिल देव के खेल जगत में योगदान की सराहना की। तो हमारे लिए तो बहुत ही भावनात्मक पल है कि हम अपने स्टूडेंट लाइफ के हीरो के साथ आज शेयर कर रहे हैं। विश्व के सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर के साथ आपने फोटोग्राफ खिंचवाया और ये आपके मोटिवेशन फैक्टर आगे होना चाहिए और इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि हम लोगों ने भी आपसे बहुत सारी सीखें ली हैं। कपिल देव भारत के एक पूर्व क्रिकेटर हैं जो 1983 में विश्व कप जीतने वाली भारतीय टीम के कप्तान थे। उन्होंने टेरिटोरियल आर्मी में मानद लेफ्टिनेंट कर्नल के रूप में भी सेवा की है और युवाओं को सेना से जुड़ने के लिए प्रेरित करते रहे हैं। न्यूज़ 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। पहलगाम में हुए आतंकी हमले पर भारत लगातार अपने एक्शन से पाकिस्तान पर दबाव बना रहा है। वहीं पाकिस्तान के नेताओं का आतंकवाद को लेकर कबूलनामा भी सामने आ रहा है, जिसमें वो आतंक को संरक्षण देने की बात कह रहे हैं। देखिए रिपोर्ट। थोड़ा बताइए
आतंकियों को मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। पहलगाम अटैक के बाद भारत की तैयारियों से पाकिस्तान के नेता बौखला गए हैं। अब बिलावल भुट्टो ने पाकिस्तानी रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ के बयान पर मोहर लगा दी है। बिलावल भुट्टो ने कहा कि पाकिस्तान अतीत में दुनिया के ताकतवर देशों के कहने पर दुनिया में आतंकवाद को पनाह देता रहा है। As far as what the defense minister said, I don't think that it's a secret that Pakistan has a past as far as extremist groups are concerned. And as a result of this, we have suffered. Pakistan has suffered. We've gone through wave after wave of extremism. We went through the Islamization, militarization. इससे पहले ख्वाजा आसिफ ने तो 3 दशक से आतंक को पालने की बात कबूल की थी। कहूँगा कि एक क्लैश की सूरत हाल बिल्कुल नज़र आ रही है। अल्लाह करे एवर्ट हो जाए, हम कोई जंग मुसल्लत हमारी तरफ से तो कतई तौर पे। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसियों ने आतंकी हाफिज सईद का एक वीडियो जारी किया है, जिसमें वो भारत और उसके सहयोगी देशों पर निशाना साधता रहा है। आज यहूदियों, सलीबियों, हिंदुओं, पूरी दुनिया के काफिरों ने ये फोकस किया हुआ है, निशाने पे रखा हुआ है पाकिस्तान, एटमी पाकिस्तान, और वो पाकिस्तान जिसने दुनिया में बड़ी बड़ी जंगें लड़ के दुनिया की सुपर पावर्स को शिकस्त देके आज जो मिसाइल टेक्नोलॉजी में आज इस मकाम पे खड़ा है कि सिर्फ इंडिया और इस्राइल नहीं, मगरिब के मुल्क भी पाकिस्तान के एटमी मिसाइलों की जद में है। हाफिज का ये वीडियो पुराना बताया जा रहा है। खुफिया एजेंसियों का मानना है कि ये वीडियो आने वाले समय में पाकिस्तान को उल्टा पड़ सकता है। वहीं पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के रिश्तों में तल्खी और बढ़ गई है। इसी कड़ी में भारत ने कई पाकिस्तानी सेलिब्रिटीज के सोशल मीडिया अकाउंट्स ब्लॉक करने के बाद अब पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के यूट्यूब चैनल को भी सस्पेंड कर दिया है। न्यूज़ 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। और प्रधानमंत्री ने आज आंध्र प्रदेश के अमरावती में कहा कि हमारी ताकत सिर्फ हमारे हथियार नहीं, हमारी एकता भी है। आज भारत की ताकत सिर्फ हमारे हथियार ही नहीं है, बल्कि हमारी एकता भी है। एकता का यही भाव हमारे एकता मॉल्स में मजबूत होता है। देश के अनेकों शहरों में एकता मॉल्स बनाए जा रहे हैं। मुझे खुशी है कि अब विशाखापत्तनम में भी एकता मॉल बनेगा। इस एकता मॉल में देश भर के कारीगरों, हस्तशिल्पियों के बड़े प्रोडक्ट एक ही छत के नीचे मिलेंगे। ये भारत की डायवर्सिटी से सबको जोड़ेगा। एकता मॉल से लोकल इकोनॉमी को भी गति मिलेगी। जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम और नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता फारूक अब्दुल्ला ने न्यूज़ 18 को दी एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में कहा है कि पीओके हमेशा से भारत का हिस्सा रहा है। फारूक अब्दुल्ला ने पाकिस्तान को लेकर भी बयान दिया। अपने पुराने बयानों को लेकर अपनी गलती भी मानी और साथ ही पहलगाम हमले के बाद में पाकिस्तानियों को बाहर भेजने के सरकार के फैसले को अमानवीय करार दिया। वो जाना था पाकिस्तान, वो 47 में चले गए। वो नवाब थे, अमीर थे, बड़े पढ़े लिखे थे। आज भी पाकिस्तान में वो महाजिर हैं जो वहाँ से आए, फुल फ्लैट सिटीजन है यहाँ पे। कौन से नहीं पूछता था पाकिस्तान से आए कहाँ से आए। नहीं, वो कश्मीर नहीं ले सकते, वो तो सपने में भी नहीं, लेकिन हम तो ले सकते हैं अपना पीओके। सर कौन कहता है? ये तो पार्लियामेंट में ये पास हुआ जनाब, पार्लियामेंट में है कि वो हमारा हिस्सा है। ये सही टाइम है आपके हिसाब से? कुछ भी कर सकते हैं, पीओके फैसला इन्हीं का होगा। फारूक अब्दुल्ला इसमें कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि ये भारत का मामला है, हम सब का मामला है। पार्लियामेंट का रेजोल्यूशन है, प्रधानमंत्री कसक शब्द का इस्तेमाल कर चुके हैं। करें, हम देखें पीओके की वापसी। देखिए, हम देखना चाहते हैं, दिखाएं। हमने कभी रोका नहीं, कभी नहीं रोका, कभी नहीं कहा नहीं कही।
लेकिन माफ करिएगा फारूक साहब, आप ही ने कहा था पीओके किसी के बाप का नहीं है, ये आप ही के शब्द थे। आपने कहा था कि मेरे को एक बार पूरा अगर आप इजाजत दें, आप ही के शब्द हैं, बुरा मत मानिएगा। आपने बोला था पीओके शब्दशः बोलूंगा, किसी के बाप का नहीं है। आप ही ने बोला था पाकिस्तान ने चूड़ियां नहीं पहन रखी, आप ही ने पाकिस्तान के पास एटम बम, ये तीनों चीजें आप ही ने बोली थी कि चूड़ियां नहीं पहन रखी और पीओके किसी के बाप का नहीं है। मैं मानता हूं ना आज कि मैं गलत था। मैं समझता था कि हो सकता है वो अकल में आएंगे, अकल में नहीं आए। तो पीओके तो हमारा है ना। किसने कहा नहीं है? आप ही ने कहा था पीओके किसी के बाप का जमाना था। ठीक, आज मैं देखना चाहता हूं आप ले सकते या नहीं ले सकते, करिए। फारूक अब्दुल्ला रोकने वाला नहीं है, न उस वक्त रोकने वाला था, न आज रोकने वाला है। तो भारत पाकिस्तान में चल रहे तनाव के बीच शाहजहांपुर में भारतीय वायुसेना ने गंगा एक्सप्रेसवे पर अपना दमखम दिखाया। 3.5 किलोमीटर लंबी हवाई पट्टी पर मिराज, राफेल और साथ ही जैगुआर जैसे लड़ाकू विमानों ने टच एंड गो का अभ्यास किया। शाहजहांपुर में गंगा एक्सप्रेसवे पर भारतीय वायुसेना ने अपना दमखम दिखाया। हाईवे पर भारतीय वायुसेना ने जो पराक्रम दिखाया, उससे पाकिस्तान में खौफ बढ़ना लाजमी। 3.5 किलोमीटर लंबी हवाई पट्टी पर मिराज, राफेल, जैगुआर जैसे लड़ाकू विमान ने लैंडिंग और टेक ऑफ और टच डाउन की प्रैक्टिस की। पाकिस्तान से तनाव के बीच भारतीय वायुसेना की ऐसी तस्वीर न सिर्फ दुश्मन बल्कि दुनिया के लिए भी संदेश है। सबसे पहले AN-32 लड़ाकू विमान ने एक्सप्रेसवे पर टच एंड गो किया, फिर दूसरे विमान ने एक्सप्रेसवे पर लैंड किया। गंगा एक्सप्रेसवे यूपी का चौथा ऐसा एक्सप्रेसवे है जिसमें हवाई पट्टी है। ये रात में लैंडिंग की क्षमता वाला देश का पहला एक्सप्रेसवे है। गंगा एक्सप्रेसवे पर 36,230 करोड़ रुपए की लागत से बनाया गया है। ये 594 किलोमीटर लंबा है, जो मेरठ से प्रयागराज तक बन रहा है। इससे पहले भी यूपी के आगरा एक्सप्रेसवे और पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर फाइटर प्लेन उतर चुके हैं। आगरा एक्सप्रेसवे पर 24 अक्टूबर 2017 को फाइटर प्लेन ने टच डाउन किया था। वहीं पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर 16 नवंबर 2021 को फाइटर प्लेन ने अपना दमखम दिखाया था। आज 2 मई को भी गंगा एक्सप्रेसवे पर वायुसेना के मिराज, राफेल, जैगुआर जैसे लड़ाकू विमान टच एंड गो की प्रैक्टिस करते दिखे। ये तस्वीर दिखाती है कि भारत की तैयारी पूरी है, सिर्फ दिल्ली से ऑर्डर का इंतजार है। न्यूज़ 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। गंगा एक्सप्रेसवे पर फाइटर जेट के टचडाउन की क्रेडिट लेने की होड़ शुरू हो चुकी है। पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने कहा कि ये समाजवादियों का ही विजन था। अखिलेश का कहना है कि उनकी सरकार ने ही इसे आगे बढ़ाया था। इसके साथ ही अखिलेश ने कहा कि एक्सप्रेसवे पर विमान उतरे, उसी मॉडल का एक्सप्रेसवे बनाया गया है। ये कोई नई टेक्नोलॉजी नहीं है, ये समाजवादियों ने जो विजन दिया था। मुझे खुशी है इस बात की कि समाजवादियों के विजन पे ही आगे ये सरकार और ये पार्टी बढ़ रही है। हमें समाजवादियों की इस बात के लिए गर्व है कि सबसे पहले डिफेंस के लिए और एयरफोर्स के लिए वो इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया। इमरजेंसी के समय पर अगर आपके हाईवे को भी इस्तेमाल करना चाहेंगे तो हाईवे इस्तेमाल हो जाएगा, और हाईवे में ट्रैफिक भी चलता रहे वो व्यवस्था की थी। और यूपी में अवैध मदरसों, मस्जिदों के खिलाफ प्रशासन का एक्शन जारी है। कब्जा की हुई जमीन को प्रशासन ने कब्जा मुक्त कराया है। 6 दिन में 82 अवैध मदरसे सील कर दिए गए। वहीं 350 से ज्यादा अवैध कब्जों को ध्वस्त कर दिया गया है। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। यूपी में अवैध मदरसों, मस्जिदों को खिलाफ प्रशासन का बड़ा एक्शन जारी है। पिछले 6 दिन में 82 अवैध मदरसे सील किए गए हैं। 350 से ज्यादा अवैध कब्जों को ध्वस्त किया गया है। अवैध मदरसों, मस्जिदों और अन्य धार्मिक स्थलों के खिलाफ लगातार अभियान चलाया जा रहा है।
बहराइच में 135 अवैध निर्माण ध्वस्त किए जा चुके हैं। सिद्धार्थनगर में 17 अवैध अतिक्रमण पर कार्रवाई की गई है। इसमें 3 मस्जिदें और 14 मदरसे शामिल हैं। बलरामपुर में 8 मदरसों को नोटिस दिया गया है। 3 मजारों से अवैध कब्जा हटा लिया गया है और 5 को नोटिस दिया गया है। श्रावस्ती में अवैध रूप से चल रहे मदरसों को सील किया गया है। पीलीभीत और महाराजगंज में भी अवैध निर्माणों के खिलाफ मुहिम चलाई जा रही है। बहराइच और श्रावस्ती में नेपाल बॉर्डर के 15 किलोमीटर के अंदर धार्मिक संस्था की ओर से अवैध कब्जों पर कार्रवाई जारी है। 139 अवैध कब्जों को हटवाया गया है। 6 अवैध मदरसों को सील किया गया है। एक मदरसे को उन्होंने जाके सील किया है। इस प्रकार अब तक जो है कुल 6 मदरसे सील हो चुके हैं। और कुल के बारे में बताना चाहूँगा कि अब तक जो दोनों तहसीलों के कब्जे थे वो 384 थे और इन 384 में 127 अतिक्रमण मुक्त जो है इन अभियान के दिनों में किए जा चुके हैं। साथ ही 257 प्रकरण जो बचे हैं उन पर भी टीम जो है लगातार जा रही है और शीघ्र इसको भी जो है हम लोग जो है सरकारी बॉडी से कब्जे हटा रहे हैं। श्रावस्ती में अब तक 41 मदरसों को सील किया गया है। बॉर्डर से सटे 131 अतिक्रमण को चिन्हित करके अवैध कब्जों को हटाया गया है। जनपद बहराइच में आज तीसरे दिन भी मदरसों की जांच तेज हुई है। बॉर्डर पे जो 0 से 10 किलोमीटर के अंदर जो अवैध मदरसे हैं या फिर अवैध अतिक्रमण जो किया गया था उस पर कार्रवाई लगातार जारी है। बहराइच में ज्यादातर देखा गया है जो इंडो नेपाल बॉर्डर से जुड़ा क्षेत्र है वहां पर जो मदरसों की संख्या है वो बहुत है। इसी के तहत अब जिला अल्पसंख्यक अधिकारी और जो एसडीएम मोतीपुर है उन्होंने जांच तेज की है और मदरसों का निरीक्षण हो रहा है। अखिलेश कुमार, न्यूज 18 बहराइच। और यहाँ पर वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। न्यूज 18 पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।